मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव महोदय और इलियास साहब को उनकी याद में इकट्ठा हुए सभी साथियों, मेरा उनसे काफ़ी करीब का रिश्ता था, पार्लियामेंट के नाते भी, और जो सवाल मुल्क में इस समय हैं उनको लेकर के बैठ करके जब हम बहस करते थे तो नाइतफाकी के मौके बहुत कम होते थे। मुझे अफसोस ये है कि, और मैं चाहता ये था और चाहता भी हूं, कि उनकी उम्र 20-30 साल कम होती और आज वो जिंदा होते, क्योंकि उनकी जरूरत आज सबसे ज्यादा थी। और बहस के दौरान कभी लगता नहीं था कि उनकी इतनी उम्र है। किसी 30-40 साल के उम्र के नौजवान की तरह से वो बहस करते थे, वो ठहरते भी नहीं थे, वो तालाब की तरह से नहीं थे, वो बहती हुई नदी की तरह से थे। उनको कोई आप एक जगह बांध नहीं सकते। वो बसपा में थे तो बसपा की भी बहुत सारी चीजों के खिलाफ रहते थे। वो वीपी सिंह जी के साथ थे तो उनके साथ भी कई चीजों पर उनकी नाइतफाकियां रहती थी। और ऐसे जो विद्रोही लोग होते हैं वो कोई बड़े सियासी मुकाम पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनकी याद बहुत तरोताजा होती है। मैंने बहुत कम गुजरे हुए लोगों की ऐसी जिंदा दिल महफिल देखी है जैसी आज। उनको याद करने वाले, उनको अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने वाले। और आज जिस तरह के माहौल का जिक्र हमारे दोस्त अदीब साहब ने किया, ये 1974 में डॉक्टर फरीदी का मोर्चा बना था, जिसमें सोशलिस्ट भी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे और सबके ऊपर डॉक्टर फरीदी साहब थे। मेरे दोस्त बैठे हैं एएमयू के, और भी कई साथी यहाँ पर हैं। तो एएमयू का जो अकीदती किरदार का सबसे बड़ा आंदोलन अगर मुल्क में कभी चला, और अख्तर वासी साहब भी, ये तभी चला जब डॉक्टर फरीदी साहब ने ये मुहिम तेज की थी। साथियों, मैं इसमें जरूर जिक्र करना चाहूंगा समाजवादी आंदोलन के लोगों का, जिसका जिक्र अदीब साहब ने नहीं किया, मैं इनसे उम्मीद कर रहा था। ये जो मुहिम काशीराम जी की थी, ये डॉक्टर अंबेडकर की भी थी और डॉक्टर लोहिया की भी थी। उनका नारा था, सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी, कि संसो पाने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। पिछड़े में मुसलमान भी थे, औरतें भी थी, बैकवर्ड कास्ट के लोग भी थे और शेड्यूल कास्ट के लोग भी। और वो चाहते थे कि इनका मुश्तरका महाज बनकर के मुल्क में हुकूमत पर काबिज। कई दौर आए, मैं बिल्कुल मुलायम सिंह जी का जिक्र नहीं करूंगा तो बहुत बेइंसाफी होगी। कल कल्याण सिंह जी का वो याद करने का दिन था। देश का गृह मंत्री वहां पर गए हुए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां गए हुए थे, और उन्होंने उनको इस बात के लिए याद किया कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। तो मैं चाहता हूं कि आप मुलायम सिंह को इस बात के लिए याद करें कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया लेकिन मस्जिद की हिफाजत के लिए उन्होंने गोली भी चलाना कबूल किया। और ये यहीं की वारदात नहीं थी। 4 या 5 दिन के बाद बांग्लादेश में 2-3 हजार मुसलमान लड़कों का एक जुलूस निकलता है, जो बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए हिंदुओं के मंदिर पर पहुंचते हैं। आपकी जानकारी भी होगी, मैं बताना भी चाहता हूं, वहां भी बांग्लादेश की पुलिस की गोली से 5 लड़के मारे जाते हैं मंदिर को बचाने के लिए। तो जब आप यहां पर मस्जिद बचाते हैं तो कहीं मंदिर भी बचता है। इसलिए उस दिन को जब गृह मंत्री याद करते हैं
मुझे उन दिनों में उनके साथ रहने का मौका मिला। मैं गाजियाबाद से लोकसभा का एमपी था। उस रात मुलायम सिंह यादव अकेले थे। मैं उनकी पार्टी में उनसे अलग हो गया था बाद में। ये कुर्बान भाई बैठे ये सब चीज़ों को जानते हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन हिंदुस्तान में वो अकेला आदमी था उस रात। और ऐसा नहीं है कि उसके सामने ऐसे मौके ना आए हों। वही मैं वीपी सिंह जी का बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि आपके सवालों को उठाने वाले आपकी कौमों के अलावा बाहर के लोग भी, आप अकेले नहीं हैं। मुझको याद है मंडल लगने के बाद जब अडवाणी जी और मदन लाल खुराना जी अस्पताल में उस लड़के को देखने जाते हैं जिसने जहर खाया था या सुसाइड करने का प्रयास किया था, तो डॉक्टरों की भीड़ इनको घेर लेती है। ये टर्निंग पॉइंट है इतिहास का, याद रखिएगा। और उनको मुर्दाबाद करने लगती है। सारे के सारे हिंदू हैं कि आपने मंडल क्यों लगा दिया। तब अडवाणी जी को एहसास होता है कि ये सब हमारे हाथ से गए, और तब रथ यात्रा की तैयारी होती है। सोमनाथ से चलती है। जिस दिन भी मुझको ईंट रखने से रोका जाएगा जो संगे बुनियाद है, उस दिन ही हम समर्थन वापस ले लेंगे। आते आते एक तरफ हमारे सामने था कि सरकार भी बची रहे तो अच्छा है और ये काम भी ना हो, लेकिन वो दिन आता है और मैं चाहता हूं इतिहास में लिखे जाने का दिन है और आप भी याद करें। वीपी सिंह जी को बाद में ये भी कहा जाता है कि अडवाणी जी एक ईंट रखेंगे, आप गिरफ्तार कर लेना, ईंट हटा देना, छोड़ देना, सरकार बच जाएगी। मैं उस पार्लियामेंट में था इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और शायद अखिलेश जी आप भी थे। अच्छा, उस समय ये एमएलए थे। वीपी सिंह जी ने कहा था उस समय, और रात को 12 साढ़े 12 बजे तक बहस चली थी कि ईंटें तो रख करके उठ जाएंगी, हटा देंगे हम लोग, लेकिन कुछ लोगों का जब एतबार हट जाएगा तब हम क्या करें। इसलिए सरकार फना हुई, लेकिन कुछ लोगों के एतबार के लिए हम भी फना हो गए। हमें पता था कि आज अगर ईंट रखने दी गई तो महात्मा गांधी का और मौलाना आजाद का जो किया हुआ वायदा था उसका क्या होगा। मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं, यहां से ऊंचे पैमाने पर सर पे पुटलियां रख करके लोग जा रहे थे। हमारे पुरखों ने रोका। हमारे त्यागी लोगों के, जाटों के, ठाकुरों के, गुजरों के अधिकांश लोग मुसलमान थे, और वो नाम भी ऐसे लिखते थे, इलियास हुसैन त्यागी। जब जा रहे थे हमारे पुरखों ने रोका। उसने कहा नहीं, अब हमारे लिए इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। मुझे अफसोस है कि तब तो पुटलिया बांध करके गांधी के कहने पर वो लौट आए थे, और अफसोस के साथ कहना था कि पुटलिया फिर बंधनी शुरू हो गई। अब कोई गांधी भी नहीं है, अब कोई मौलाना आजाद भी नहीं है। लिहाजा अदीब साहब, बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जूती उठाने या जूती संभालने की बात नहीं है। एक पार्टी ऐसी भी है वो आपकी वोटों के बगैर भी राज कर रही है पूरे मुल्क में। ऐसा नहीं है। दुश्मन को पहचानिए, दोस्त को पहचानिए। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो जिंदा होते आज आजमी साहब, तो शायद इससे भी ज्यादा गर्म तकरीर वो हम लोगों के बीच में करते। ये वक्त बहुत खराब है, और मैं एक चीज जरूर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं, बहुत लोग आपके साथ। इसलिए आपका जी मोहब्बत है, आपकी जो तरफदारी है उन ताकतों के साथ, उनके साथ आप मजबूती से खड़े रहिए। ऐसे दौर पहली बार नहीं, इतिहास में कई बार आए हैं, और जो ऐसे खराब सपने देखने वाले थे वो हारे हैं, और हमारे रात के जैसे अच्छे सपने देखने वाले जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।